गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 हिंदी में गद्य खंड से मैं आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति के बारे में बताने जा रही हूँ। इसका कुछ भाग मैंने कल आपको बताया था। इसके अंतर्गत बताया था कि भारतीय संस्कृति का मतलब हमारा जो रहन सहन, वेशभूषा, बोलने का तरीका, उठना बैठना, चलना, ये सब हमारी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। हमारे जीवन जीने का जो तरीका है वो हमारी संस्कृति को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ, विभिन्न प्रकार के जीने के तरीके बताए गए हैं। वेशभूषा, रंग रूप, बोलियाँ कई प्रकार की हैं, लेकिन सबके अंदर एक ही परमात्मा की प्राप्ति है और सबके सोचने का तरीका एक ही होता है। सबके अंदर जो संवेग होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, वो एक ही तरीका की होती हैं। और मानवों में परिवर्तन ही नहीं, बल्कि भारत देश में प्रकृति में भी परिवर्तन पाया जाता है। कहीं पर एक ही समय में कहीं पर तेज़ बारिश होती दिखाई देती है, तो कहीं धूप दिखाई देती है, कहीं सुहाना मौसम, ना कभी सर्दी और ना कभी गर्मी और बरसात आती है। वहाँ का मौसम बिल्कुल सम रहता है। तो इस प्रकार से विभिन्नता में एकता हमारे भारत की विशेषता है। इसके अंतर्गत मैंने एक गद्यांश और उसमें निहित प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए थे, जो आपको फेयर कॉपी पर लिखने हैं। इसके बाद आगे, अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी। अर्थात कहीं पर वर्षा दिखाई देती है तो कहीं पर तपती हुई पृथ्वी दिखाई देती है, जहाँ साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती। कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न ना किया जाता हो, कोई ऐसा फल नहीं है जो यहाँ पैदा नहीं किया जा सके, कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में ना पाया जाए। यहाँ पृथ्वी में प्रत्येक हर प्रकार का खनिज पदार्थ पाया जाता है। कोई ऐसा वृक्ष या जानवर नहीं है जो यहाँ फैले हुए जंगलों में ना मिले। यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि आव हवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है, तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग देते हैं। इस तरह मुख्य भाषाएं भी कई प्रचलित हैं और बोलियों की तो कोई गिनती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ एक कहावत मशहूर है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। कोस कोस पर पानी का स्वाद बदल जाता है और थोड़ा थोड़ा आगे चलने पर बोली बदल जाती है। बोली भाषाएं होती हैं और फिर उनके अंदर कई प्रकार की बोलियां होती हैं। अर्थात यहाँ पर इतनी विभिन्नता पाई जाती है, लेकिन विभिन्नता में भी यहाँ एकता मशहूर है। इसमें पहले पाठ का 5वां प्रश्न, गद्यांश में किन किन नदियों व पर्वत शिखरों के विषय में बताया गया है। पहले गद्यांश में कोई विदेशी पहला ही है। इसके प्रश्नों के 4 के उत्तर मैंने कल आपको बता दिए थे। तो गद्यांश में किन किन नदियों व पर्वत शिखरों के विषय में बताया गया है। गद्यांश में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों के बारे में तथा विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री, नीलगिरी आदि पर्वतों के बारे में बताया गया है। इसके बाद
दूसरा गद्यांश है, अगर असम की पहाड़ियाँ यहाँ से लेकर के लोग देते हैं। इसका पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक ने यहाँ पर विभिन्नता में एकता, भारत की विशेषता के बारे में बताते हुए कहा है कि कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पैदा नहीं किया जा सके, कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में ना पाया जाता हो, और कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर नहीं जो यहाँ फैले हुए जंगलों में ना मिले। अर्थात भारत देश में अनेक प्रकार के, सभी प्रकार के खनिज पदार्थ, फल, फूल, जानवर और विभिन्न प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती हैं। यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि आबोहवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है, तो इसका जीता जागता उदाहरण भारत देश है, जहाँ की जलवायु, जहाँ का मौसम जिस प्रकार का होता है, वहाँ के लोगों का रहन सहन, वेशभूषा, खाने पीने का तरीका सब कुछ अलग अलग होता है। उसी हिसाब से वह वहाँ खाता पीता और रहता है। इस प्रकार से यहाँ पर बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग हैं, लेकिन सभी में भावनाएं एक समान होती हैं, सोचने का तरीका एक समान होता है। बाहरी रूप से भले ही परिवर्तन दिखे, भले ही विषमताएं दिखें, लेकिन सबके अंदर करुणा, दया, धर्म, सत्यता की भावनाएं एक ही प्रकार की होती हैं। यही हमारे भारत देश की विशेषता है। तीसरा प्रश्न है इसका, गद्यांश के अनुसार भारत की सबसे अधिक व सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? गद्यांश के अनुसार असम की पहाड़ियों में सबसे अधिक वर्षा होती है तथा जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है। गद्यांश में किन किन नदियों? पांचवा प्रश्न है, भारत की भूमि की विशेषता बताइए। चौथा, भारत की भूमि की विशेषता बताइए। भारत की पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जिसमें खनिज पदार्थ प्राप्त ना किया जाए। कोई भी खनिज पदार्थ ऐसा नहीं है जो भारत की पृथ्वी से प्रदान ना किया जाए, प्राप्त ना किया जाए, और ना ही कोई वृक्ष और ना ही कोई फल ऐसा है जो यहाँ के वृक्षों से प्राप्त ना किया जाए। अर्थात भारत की भूमि पर हर प्रकार के जानवर, हर प्रकार के वृक्ष, हर प्रकार के पुष्प और खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। मानव जीवन की प्राकृतिक विविधता का क्या प्रभाव पड़ता है? मानव जीवन की प्राकृतिकता, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की, जैसी जहाँ की जलवायु, मौसम होता है, उसी प्रकार वहाँ का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन सब में एकता की भावना पाई जाती है, सब में आपस में सहयोग की भावना
पाई जाती है। ये पांचों प्रश्नों के उत्तर भी आपको फेयर कॉपी पर लिखने हैं। इसके आगे भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों और संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया के कुछ लोग यहाँ पर भारत देश में निवास करते हैं और इस प्रकार से यहाँ विभिन्नताएं देखी जाती हैं। यहाँ की बोलियों की गिनती करना संभव नहीं है और धर्म संप्रदाय भी कई प्रकार के हैं, लेकिन सबकी जो वास्तविक सत्यता है वो एक ही है। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबराकर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि बाहरी तौर पर यहाँ पर विषमताएं देखी जाती हैं, विभिन्नताएं देखी जाती हैं, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता विभिन्नता ही देखने में नजर आएगी। पर विचार करके देखा जाए तो इन विभिन्नताओं की तह में एक ऐसी समता और एकता फैली हुई है जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह पिरो लेती है और पिरोकर एक सुंदर समूह बना देती है। जैसे कहा गया है कि रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हों, लेकिन हमारा भारत देश एक ही है। जैसे रेशमी धागा भिन्न भिन्न प्रकार की और भिन्न भिन्न रंग की सुंदर मणियों अथवा फूलों को पिरोकर एक सुंदर हार तैयार कर देता है, जिसकी प्रत्येक मणि या फूल एक दूसरे से ना तो अलग हैं और ना हो सकता है, और केवल अपनी ही सुंदरता से लोगों को मोहता नहीं बल्कि दूसरों की सुंदरता से वह स्वयं सुशोभित होता है। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि जैसे रेशमी धागा में विभिन्न प्रकार के मोतियों को पिरो करके एक हार तैयार किया जाता है, विभिन्न प्रकार के पुष्पों को पिरोकर एक सुंदर हार बनाया जाता है, जो सुंदरता सिर्फ एक पुष्प ही नहीं बिखेरता बल्कि वह पुष्प दूसरे पुष्पों को भी सुशोभित करता है तथा दूसरे पुष्प उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर अनेक प्रकार के वेशभूषा रंग बोलियाँ हैं, लेकिन सभी आपस में एक हार की तरह जुड़े हुए हैं और सभी सुंदरता को बिखेरते हैं, एक दूसरे की सुंदरता को बढ़ाते हैं और इसी तरह अपनी सुंदरता से दूसरों को सुशोभित करते हैं। यह केवल एक काव्य की भावना नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक जल प्रपातों और प्रवाहों के संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है। जैसे नदियों की हजार धाराएं मिलकर समुद्र में गिरती हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी सबके अंदर परमात्मा का अंश है, भले ही बाहरी तौर पर सभी अलग अलग दिखाई देते हों, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। उसी प्रकार भारतीय संस्कृति क्या है कि विभिन्नता में भी एकता है। यहाँ पर इन अलग अलग नदियों का उद्गम भिन्न भिन्न हो सकता है और रहे भी है, इनकी धाराएं भी अलग अलग बही हैं और प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न और फल फूल पैदा कर रही हैं, पर सब में एक ही शुद्ध सुंदर स्वस्थ और शीतल जल बहता रहा है, जो उद्गम और संगम में एक हो जाता है। हजार नदियों की धाराएं, इनके उद्गम निकलने के स्थान भले ही अलग हों, लेकिन जो जल बहता है पवित्र
वो एक ही तरह का होता है। इसी प्रकार बाहरी तौर पर भले ही हम लोग अलग अलग दिखाई दें, विभिन्न प्रकार के दिखाई दें, लेकिन जो अस्तित्व होता है वह एक ही प्रकार का होता है। इसमें तीसरे गद्यांश के जो प्रश्न उत्तर हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। यह केवल एक काव्य की यहाँ से लेकर के एक ही हो जाता है। इसमें पहला है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है इसका, यह केवल एक काव्य की भावना नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेक जलप्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रगाढ़ और प्रकांड समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है। यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्यों की वेशभूषा, रहने का तरीका, बोलियाँ, रहन सहन, धर्म भले ही अलग अलग हों, लेकिन सबके अंदर जो सत्युत्व की भावना है, जो एकता की भावना है, वो एक ही प्रकार की होती है। और यह ऐतिहासिक सत्य है कि उसी प्रकार से हजार नदियों की धाराएं मिलकर एक ही समुद्र में गिरती हैं। जैसे मनुष्य मृत्यु के बाद एक ही परमात्मा में विलीन होते हैं और उन्हीं के अंश से उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार से अनेक नदियों की धाराएं समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। और यही हमारी भारतीय संस्कृति, विभिन्नता में एकता, भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति का नाम किसे दे सकते हैं? विभिन्नता में एकता ही भारतीय संस्कृति है। और इसी को भारत की संस्कृति कहते हैं कि बाहर से भले ही परिवर्तन दिखाई दे, लेकिन सबके अंदर भावनाएं एक सी ही होती हैं। चौथा प्रश्न है गद्यांश में भारत की किन विशेषताओं के विषय में बताया गया है? गद्यांश में भारत की विशेषताओं के बारे में बताते हुए लेखक कहती हैं कि यहाँ बाहरी तौर पर भले ही विभिन्नताएं दिखाई दें, लेकिन अंतरात्मा में उसी परमात्मा का निवास है तथा अनेक प्रकार के धर्म, संप्रदाय, रहन सहन, वेशभूषा अलग अलग दिखाई दें। और उसी प्रकार से जैसे नदी की हजार धाराएं समुद्र में जाकर के मिलती हैं, उसी प्रकार बाहरी तौर पर विभिन्नताएं दिखाते हुए भी सब में एक ही परमात्मा का निवास होता है। भारत में अनेकता में एकता को किस उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया गया है? भारत में अनेकता में एकता को नदियों की हजार धाराएं एवं विभिन्न प्रकार के धर्म, संप्रदाय, वेशभूषा, रहन सहन आदि का उदाहरण देकर के स्पष्ट किया गया है। धन्यवाद।